नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे हम समाजशास्त्र विषय वस्तु को पढ़ाते हैं, साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। तो कई एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे एमपी सेट का है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी, जीआईसी, यूपी टेट आदि एग्जाम होने वाले हैं। तो हम प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ये पेपर मैंने लिया है जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का 2016 में पेपर हुआ था। 2016 का एग्जाम था, ये 2019 में ये पेपर हुआ था। उसी पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें कुल 70 प्रश्न जो हैं वो समाजशास्त्र विषय से आए हुए थे। इसमें से 20-20 प्रश्नों का 2 सेट मैंने पढ़ा दिया है, यानी कुल 40 प्रश्नों को मैंने सॉल्व करा दिया है। ये तीसरी क्लास है। इस क्लास में कुल 30 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें आयोग के जो आंसर हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि आयोग के आंसर को ही मैं बताऊंगा। साथ साथ क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि कुछ आंसर जो है आयोग ने इसमें गलत बताए हुए थे। कुल इसमें 11 प्रश्नों को आयोग ने डिलीट किया है, तो उसको भी बताऊंगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं, आज का पहला प्रश्न है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। लोग अथवा समूह की गतिविधि को निम्न स्थितियों से उच्च स्थिति में पहुंचना निम्न में से क्या है? यानी कि लोगों के कार्य के माध्यम से कोई भी व्यक्ति या समूह निम्न स्थिति से उच्चतर पहुंचता है, यानी निम्न स्थिति से उच्च स्थिति में पहुंचता है, उसे क्या कहा जाता है, ये पूछा हुआ है। तो ये है अनुलंब गतिशीलता, जिसको वर्टिकल मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है। क्षैतिज गतिशीलता हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, अधोमुखी गतिशीलता डाउनवर्ड मोबिलिटी, उन्नतशील गतिशीलता अपवर्ड मोबिलिटी। तो आप लोगों को बताते चलें कि सोरोक्वीन नाम के एक विद्वान थे। इन्होंने गतिशीलता के 2 स्वरूप बताए हैं। एक तो उन्होंने बताया था वर्टिकल अनुलंब गतिशीलता, दूसरी गतिशीलता उन्होंने बताया क्षैतिज गतिशीलता। क्षैतिज गतिशीलता के अंतर्गत उन्होंने 2 प्रकार की गतिशीलता की बात किया है, एक अधोमुखी गतिशीलता, एक उन्नतशील गतिशीलता। अधोमुखी गतिशीलता वह गतिशीलता होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति उच्च परिस्थिति से निम्न परिस्थिति में जाता है, तो उसे अधोमुखी यानी ऊपर से नीचे की तरफ जो गतिशीलता करता है, अपनी उसकी परिस्थिति क्या होती है, निम्न होती है, तो उसे अधोमुखी कहा जाता है। साथ साथ दूसरी प्रकार की गतिशीलता बताते हैं कि कोई व्यक्ति निम्न स्थिति से उच्च स्थिति यानी ऊपर की तरफ जाता है, उससे उन्नतशील गतिशीलता अपवर्ड मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें पूछा है कि निम्न स्थिति से उच्च स्थिति में पहुंचना तो क्या कहलाएगा, तो कहलाएगा उन्नतशील गतिशीलता, जिसे अपवर्ड मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है। तो डी विकल्प से हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। फिर उसी प्रकार से पूछा है अंतर पीढ़ीगत गतिशीलता। अंतर पीढ़ीगत गतिशीलता के लिए दोस्तों लिखा जाता है इंटर जनरेशनल मोबिलिटी। मैं यहां लिख दे रहा हूं, इंटर जनरेशनल मोबिलिटी मतलब अंतर पीढ़ीगत गतिशीलता। और एक दूसरा स्वरूप होता है जिसे बोला जाता है इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी। इसका मतलब यह होता है, इंटर का मतलब क्या होता है, एक ही व्यक्ति के जीवन में जो एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थितियों में गतिशीलता आती है उसे इंट्रा मोबिलिटी कहा जाता है। इंटर मोबिलिटी मतलब एक पीढ़ी बदलने से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, उसकी जो गतिशीलता आती है उसे इंटर गतिशीलता के नाम से जाना जाता है। तो इसमें पूछा है अंतर पीढ़ीगत गतिशीलता, यानी कि 2 पीढ़ियों के बीच में जो गतिशीलता पाई जाती है उसे बोला जाता है अंतर पीढ़ीगत गतिशीलता। तो बी विकल्प से हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। सामाजिक स्तरीकरण को संस्थागत विषमता के रूप में कौन देखता है, यानी कि समाज में जो स्तरीकरण पाया जाता है यह संस्थाओं द्वारा समाज में लाया जाता है, क्योंकि यह जरूरी होता है
अन्यथा समाज के समस्त कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाएंगे। इसलिए समाज में स्तरीकरण संस्थाओं के माध्यम से लाया जाता है, ऐसा कथन किसने कहा है? तो डेविस एंड मूर, पार्सन्स, मर्टन, सोरोकिन ऑप्शन में है। तो एक पुस्तक आई थी, सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। सम प्रिंसिपल ऑफ एस्टिटिफिकेशन, इसमें ही बताया था। ये पुस्तक जो है डेविड ऑन मूर की थी। इस पुस्तक में इन्होंने बताया था कि समाज में स्तरीकरण जरूरी होता है, क्योंकि समाज के समस्त कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए संस्थाएं जो है स्तरीकरण करती हैं। यदि स्तरीकरण समाज में नहीं होगा, सभी कार्यों को समान वरीयता दी जाएगी, तो लोग मेहनत वाले काम को नहीं करना पसंद करेंगे, क्योंकि सभी कार्यों को समान माना जाएगा, तो फिर मेहनत का आदमी काम क्यों करेगा? तो इसलिए इन्होंने कहा कि सशक्तिकरण समाज में जो है संस्थाओं के द्वारा लाया जाता है। तो ये विकल्प जो है, ये कथन जो है डेविस और मूर का है, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निर्जात पद्धति विषय वस्तु क्या है? तो आप लोग बता दें, निर्जात पद्धति विज्ञान के लिए इथनो मेथोडोलॉजी करके एक पुस्तक आई थी, स्टडी इन इथनो मेथोडोलॉजी। यह पुस्तक 1967 ईस्वी में आई थी। इसी पुस्तक में सबसे पहली बार निर्जात पद्धति विज्ञान का प्रयोग किया गया था। यह एक ऐसी पद्धति थी जो जन साधारण द्वारा समाज की घटनाओं को अध्ययन करने के लिए उपयोग किया जाता था। तो इसे एथनोमेथोडोलॉजी के नाम से जाना जाता था। तो यह जो है हेराल्ड गारफिंकल महोदय द्वारा इस पुस्तक में सबसे पहली बार इसको प्रयोग किया था। उन्होंने बताया कि अंतःक्रिया की प्रक्रिया जिसके द्वारा अर्थ संप्रेषित और अंतः संप्रेषित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो निर्जात पद्धति विज्ञान कहा जाता है। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ये पुस्तक का नाम है। ये पुस्तक किसने लिखा है, ये पूछा हुआ है। विकल्प में है एंथोनी गिडिंस, मिशेल फूको, जॉर्ज रिचर, रेडक्लिफ ब्राउन। तो ये कई बार मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। ये पुस्तक जो है रेडक्लिफ ब्राउन ने लिखा है, जनजातियों पे ये जो है ट्रोम्बेंडा द्वीप समूह में रहने वाली जनजातियों पे किए गए अध्ययनों पे इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये परिवर्तन का कौन सा प्रतिरूप यह सुझाव देता है कि परिवर्तन संघर्ष और समाधान के माध्यम से होता है? विकल्प में है उद्विकास, द्वंद्वात्मक विकास, चक्रीय विकास या प्रगतिशील। देखिए, ये प्रश्न का मतलब ये है, कह रहा है कि संघर्ष के माध्यम से समाज में संघर्ष होगा, फिर उसके बाद समाधान होगा, और इसके माध्यम से समाज में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो ये होता है मार्क्सवादी विचारधारा। जैसा मार्क्स ने कहा था कि जब दो वर्ग होते हैं, उनके बीच में संघर्ष होगा, अधिकारों की मांग होगी, संघर्ष होगा, और फिर क्या होगा? समाज में परिवर्तन आएगा। तो इस प्रकार की विचारधारा को बोला जाता है द्वंद्वात्मक विकास, यानी मार्क्सवादी विचारधारा। तो इस प्रकार से बी विकल्प सही हो जाएगा। द्वंद्वात्मक विचारधारा की बात करें तो कई विद्वान समर्थक हैं, एक मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं। एक तो है कार्ल मार्क्स, डेहरनडॉर्फ महोदय हैं, मैक्स वेबर, सर दोस्तों मैक्स वेबर इसमें नहीं आते हैं, ये धर्म के विकास की बात करते हैं, तो इसमें नहीं आते ये। कोजर, रोजनहॉर्फर, और इसके बाद बात करें तो एक लिंडमैन,
आदि विद्वान जो हैं ये द्वंदात्मक विचारधारा के समर्थक रहे हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखन में स्तरीकरण के सैद्धांतिक अध्ययन के कालक्रम अनुसार बताइए। ये पूछ रहा है कि विद्वानों के जो ये क्रम दिए हुए हैं इसको क्रम से लगाना है कि कौन से विद्वान पहले आएंगे, उसके बाद दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से बताना है। तो आप लोगों को बता दें, सबसे पहले आएंगे कार्ल मार्क्स, क्योंकि कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था और 1823, सॉरी दोस्तों यहाँ पहले नंबर पे लिखते हैं, इसको लिखते चलते हैं आप लोगों को, तो ये होगा सही। कार्ल मार्क्स 1818 में पैदा होते हैं, 1883 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मैक्स वेबर की बात करेंगे तो ये 1864 में पैदा होते हैं, और इनकी मृत्यु 1920 में हो जाती है। उसके बाद बात करेंगे 1879 ईस्वी में ये पैदा होते हैं लिंडमैन, ये 1949 तक। C.W. मिल्स 1916 में पैदा होते हैं और ये जीवित रहते हैं 1962 तक। तो इस प्रकार से कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, लिंडमैन और C.W. मिल्स जो है ये क्रम सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, किसने यह तर्क दिया है कि प्रत्याशित सामाजिकरण संदर्भ समूह व्यवहार के कारण होता है। इसका मतलब ये होता है कि संदर्भ समूह के संदर्भ में किसने प्रत्याशित सामाजिकरण की अवधारणा दिया है, यानी कि हम किसी समूह के सदस्य बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस समूह की रीत रिवाजों, रहन सहन, तौर तरीकों को सीखते हैं, तो इसे बोला जाता है प्रत्याशित सामाजिकरण, उस प्रकार के बनने की प्रक्रिया। संदर्भ समूह की बात करेंगे तो सबसे पहले बात 1942 ईस्वी में H.H. हाइमन महोदय ने द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस नामक पुस्तक आई थी 1942 ईस्वी में, उन्होंने दिया था। किंतु इसे समाजशास्त्र में लाने का काम कौन किया था, तो मर्टन ने किया था। मर्टन महोदय ने ही बताया है कि प्रत्याशित सामाजिकरण जो है संदर्भ समूह व्यवहार के कारण होता है, तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक विलंबना, इंग्लिश में कहते हैं कल्चरल लेक की अवधारणा किसने सर्वप्रथम विकसित की। तो समाजशास्त्र में एक पुस्तक आई थी सोशल चेंज, सोशल चेंज नामक पुस्तक, इसी पुस्तक में सबसे पहली बार सांस्कृतिक विलंबना की बात की गई है। होता क्या है कि सोशल चेंज बुक में ये संस्कृति के दो स्वरूप बताए हैं। संस्कृति के दो स्वरूप, एक बोला जाता है भौतिक संस्कृति, दूसरा बोला जाता है अभौतिक। और यह पुस्तक लिखने वाले थे हमारे अकबर महोदय। इन्होंने बताया कि संस्कृति के दो स्वरूप होते हैं, एक होती है भौतिक संस्कृति, दूसरी अभौतिक संस्कृति। अब ये कहते हैं कि कभी कभी होता क्या है कि समाज में परिवर्तन भौतिक वस्तुओं में तेजी से होता है, यानी कि भौतिक पदार्थ में तेजी से परिवर्तन होता है, लोगों के रहन सहन, व्यवहार और कल्चर में धीमी गति से परिवर्तन होता है, तो एक संस्कृति आगे निकल जाती है, दूसरी पीछे रह जाती है। तो इस परिस्थिति में जब भौतिक संस्कृति आगे निकल जाए, अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाए, तो इसे बोला जाता है कल्चरल लेग, यानी सांस्कृतिक विलंबना। इसके ठीक विपरीत बात करेंगे तो जैसे अभौतिक संस्कृति आगे निकल जाए और भौतिक संस्कृति पीछे रह जाए, तो इसे बोला जाता है टेंडम विलंबना। इसकी अवधारणा जो है मैकई और पेज महोदय ने दिया है। तो ये तो नहीं पूछा हुआ दोस्तों, तो ये है कल्चरल लेग की अवधारणा, अकबर एवं निमकाफ महोदय की है। नाडेल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक संरचना का उत्पत्ति स्थान है। सामाजिक संरचना के उत्पत्ति स्थान पूछ रहे हैं नाडेल के द्वारा। तो नाडेल महोदय ने
बताया था कि भूमिका क्या होती है। भूमिका के माध्यम से इन्होंने सामाजिक संरचना को समझने का प्रयास किया और इन्होंने बताया कि दो प्रकार की भूमिकाएं होती हैं। एक होती है संबंधात्मक, दूसरी भूमिका बताते हैं गैर संबंधात्मक। इस प्रकार से सामाजिक संरचना की उत्पत्ति स्थान को नाडेल ने भूमिका व्यवस्था को माना है, तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, समाज एवं सामाजिक संरचना का प्रकारवादी दृष्टिकोण सबसे पहले किसने अभिव्यक्त किया था। तो समाज में संरचना शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग करें या प्रकार शब्द का पहली बार प्रयोग करें, तो दोनों शब्दों का सबसे पहली बार प्रयोग किया है तो स्पेंसर महोदय ने किया है। और इनकी पहली पुस्तक थी जो समाजशास्त्र की पहली पुस्तक मानी जाती है, द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। मैं यहां लिख दे रहा हूं, समाजशास्त्र की पहली पुस्तक मानी जाती है। और इसी पुस्तक को इन्होंने समाज का सावयवी सिद्धांत दिया है, यानी कि जिस प्रकार से मानव शरीर के विभिन्न अंगों का विकास हुआ धीरे धीरे क्रम से, उसी प्रकार से समाज के जो व्यवस्थाएं होती हैं उनका भी विकास हुआ। यानी इन्होंने समाज की तुलना मानव शरीर से किया है, इसलिए इनके इस सिद्धांत को सावयवी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो ये डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिंबॉलिक इंटरेस्टिंग की एक समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य है जो निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। तो पहले आप लोग जान लीजिए कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द की बात करेंगे। शब्द जो है मीड ने दिया है, मीड महोदय ने शब्द को दिया है, जबकि इसकी विस्तृत व्याख्या इनके शिष्य कौन थे, ब्लूमर थे। तो ये कंफ्यूज आप लोग न रहिएगा, शब्द की सबसे पहली बात करेंगे तो मीड महोदय ने दिया था और उसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे तो ब्लूमर महोदय ने किया हुआ है। उन्होंने बताया कि सामाजिक और गैर सामाजिक अस्तित्वों के बीच में जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं यही क्या होती है, तो ये होता है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। सामान्यीकृत अन्य जनरलाइज अदर की धारणा किसने प्रस्तुत की है। विकल्प में है ब्लूमर, जी एच मीड, इरविन गॉफमैन, सी एच कूले। तो जनरलाइज अदर क्या होता है दोस्तों, भी बताते हैं आप लोगों को। तो यह प्रयोग जो है जी एच मीड महोदय ने किया था, इनकी पुस्तक आई थी मिड सेल्फ एंड सोसाइटी। मिड सेल्फ एंड सोसाइटी, इसी पुस्तक में इन्होंने बताया कि सेल्फ के विकास में, स्व के विकास में आई और मी की अवधारणा देते हैं। आई का मतलब यह होता है कि एक मानव जब एक शिशु अवस्था में होता है, उसके पास समाज के कोई भी ज्ञान नहीं होता, यानी उसका समाजीकरण नहीं होता, तो वो आई होता है। जब वह समाज के नियम तौर तरीके व्यवहार के तरीके सीखता है तो वह मी के रूप में परिवर्तित होता है। यानी आई से मी बनने के लिए कुछ समाज के तौर तरीकों को सीखना होता है, तो यह अवस्था क्या कहलाती है, मी कहलाती है। अब इस मी के निर्माण में दो लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक होता है जिसे उन्होंने कहा सामान्यीकृत अन्य। कहने का मतलब यह है कि समाज में व्यक्ति का सामाजिकरण करने के दो व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति क्या होता है, समाज का स्वयं का परिवार,
तो परिवार के सदस्यों से वह सामाजिक नियम कानून तौर तरीकों सीखता है। दूसरा क्या है, बाहरी व्यक्तियों से जो कुछ सीखता है तो वह सामान्यीकृत अन्य के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से सामान्यीकृत अन्य जनरलाइज अदर की अवधारणा जो है मीड की है, तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पेरेटो की तार्किक क्रिया लॉजिकल एक्शन पर लागू होती है। तो आप लोगों ने पेरेटो को पढ़ा होगा, तो इन्होंने अगर नहीं पढ़ा तो आप लोगों को बता दें कि पेरेटो ने दो प्रकार की क्रियाओं की बात किया था। एक क्रिया है जिसे कहा जाता है तार्किक क्रिया, दूसरा है अतार्किक क्रिया। अतार्किक क्रिया को ही इन्होंने कहा है भ्रांत तर्क। तार्किक क्रिया कहने का मतलब यह होता है जो क्रियाएं मानव द्वारा किसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके जानबूझ करके की जाती हैं, तो ऐसी क्रियाओं को क्या होते हैं, उद्देश्य परक क्रिया को हम क्या कहते हैं, तार्किक क्रिया। अतार्किक क्रियाएं वह क्रियाएं जो भावनाओं में रह करके किए जाते हैं, इसके पीछे कोई तर्क नहीं होता है, तो इसको ही पेरेटो महोदय ने भ्रांत तर्क के नाम से बुलाया है। तो इस प्रकार से तार्किक क्रिया पूछा हुआ है कि लॉजिकल क्रिया क्या है, तो यह होती है उद्देश्य परक, किसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो क्रियाएं की जाती हैं वो तार्किक क्रियाएं कही जाती हैं। अगला है विवेकीकरण हेतु मैक्स वेबर द्वारा निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किया गया है। तो विवेकीकरण की अवधारणा मैक्स वेबर महोदय देते हैं और ये बताते हैं कि साधन और साध्य का हम विवेकीकरण के माध्यम से जो उपयोग करते हैं, यानी कि साधन साध्य का हम अपने विवेक से जो उपयोग करते हैं वो विवेकीकरण कहलाता है। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन है। देखिएगा यहाँ पे आप लोग कंफ्यूजन होगा, एक पुस्तक है द सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, एक पुस्तक है थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, दोनों अलग अलग विद्वानों का है। थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक जो है ये नॉडेल की है, और मैं दूसरी पुस्तक जो बताया सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, यह पुस्तक जो है मार्टन महोदय की है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर पूछे तो नॉडेल की है, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पूछे तो यह पुस्तक जो है मार्टन की है। तो इस प्रकार से इसमें हो जाएगा सी विकल्प से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाह संघर्ष समूह के अंदर एकता पैदा करता है, यह कथन किसका है, यह पूछा हुआ है। विकल्प में है कार्ल मार्क्स, राल्फ डेहरेनडॉर्फ, जॉर्ज सीमेल, लेविस कोटर। ध्यान रखिएगा सीमेल महोदय जो है ये संघर्षवादी सिद्धांत वेत्ता नहीं है, तो तीन विद्वान तो संघर्षवादी वेत्ता हैं, संघर्ष के बारे में चर्चा किया है। लेविस कोटर जो है ये बताते हैं कि समाज में संघर्ष का होना जरूरी है, यदि संघर्ष नहीं होगा तो समाज क्या होगा, टूट जाएगा। इन्होंने समाज के दो स्वरूप बताए हैं, आंतरिक संघर्ष और दूसरा स्वरूप बताते हैं ये बाह्य संघर्ष। आंतरिक संघर्ष हुआ ये परिवार के बीच में संघर्ष होता है। ये कहते हैं कि संघर्ष में जैसे परिवार के बीच में कोई विवाद हो जाए तो संघर्ष कर लेना चाहिए, जिससे क्या होता है मन के अंदर की कुंठा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसके माध्यम से भी समाज में क्या होती है, एकता आती है। बाह्य संघर्ष, अब मूल रूप से ये पूछा है बाह्य संघर्ष, जब
किसी समूह का किसी दूसरे समूह के साथ क्या होता है, संघर्ष होता है, तो उसे कहा जाता है बाह्य संघर्ष। इसमें एकता किस प्रकार से आती है कि समूह के अंदर के व्यक्तियों में कुछ भी विवाद हो, यदि बाहर के व्यक्तियों से उसका संघर्ष होता है तो समूह के सभी सदस्य क्या करते हैं, मिल करके दूसरे समूह से संघर्ष करने का प्रयास करते हैं, तो इसे कहा जाता है बाह्य संघर्ष के द्वारा क्या हुआ, अंदर एकता पैदा हुई। एक उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को मैं समझाना चाहूंगा। जैसे भारत में कई राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, आपस में संघर्ष करती रहती हैं, किंतु किसी बाहरी देश से जब युद्ध होता है तो सभी पार्टियां क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ मिल करके सहयोग देते हुए संघर्ष करती हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी पाकिस्तान के साथ युद्ध जब हो रहा था तो सभी पार्टियों ने उसमें सहयोग किया कि नहीं, हाँ हाँ युद्ध होना चाहिए। तो ये संघर्ष क्या बताते हैं, ये बाह्य संघर्ष जिसके माध्यम से अंदर क्या आ गई, देश के अंदर राजनीतिक पार्टियों के अंदर क्या आती है, एकता आई। तो यह बाह्य संघर्ष जो है अंदर एकता लाने का काम करती है। तो यह विकल्प जो है कोसर महोदय ने कहा है, तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्यम वर्ग मिडिल क्लास की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत विवादित प्रश्न है इस वजह से कि मध्यम वर्ग की अवधारणा जो है राल्फ डेहरनडॉर्फ महोदय ने दिया है। राल्फ डेहरनडॉर्फ, किंतु आयोग ने इसका आंसर जो है रेमंड एरो को माना है। तो मैं दोनों ऑप्शन बता दे रहा हूं दोस्तों, है विकल्प में राल्फ डेहरनडॉर्फ है भी, और इन्होंने ही मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में मध्यम वर्ग की बात भी करते हैं, किंतु आयोग ने इसे रेमंड एरो को माना है। तो आप लोग देख लीजिएगा आप लोगों को क्या लगाना है, मैंने बता दिया कि ये, क्योंकि विभिन्न आयोगों में भी राल्फ डेहरनडॉर्फ को सही माना है, पता नहीं क्या हुआ आयोग के लोगों का कि इन्होंने रेमंड एरो को माना है। ये विवादित प्रश्न है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि यह राल्फ डेहरनडॉर्फ इसमें सही आंसर है, जबकि ये रेमंड एरो को आयोग ने सही माना था। इसके द्वारा द्वंद्व को दो भागों में वास्तविक तथा अवास्तविक द्वंद्व में विभाजित किया गया है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया लेविस से कोजर महोदय ने जो है समाज को आंतरिक संघर्ष एवं बाह्य संघर्ष और साथ ही साथ इन्होंने वास्तविक संघर्ष एवं अवास्तविक संघर्ष में विभाजित किया है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, इसी को इन्होंने वास्तविक संघर्ष और अवास्तविक संघर्ष, साथ में आप लोगों को बताया कि ये आंतरिक संघर्ष और बाह्य संघर्ष में लेविस से कोजर महोदय ने विभाजित किया हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने संघर्ष को तनाव प्रबंधन एक प्रक्रिया के रूप में बताया है। तो यही अभी मैं पहले जो प्रश्न बता रहा था, लेविस से कोजर महोदय ने बताते हैं कि जो आंतरिक संघर्ष होता है, यानी परिवार के सदस्यों के बीच जो होते हैं आंतरिक संघर्ष जो परिवार के सदस्यों के बीच में होता है, उन्होंने कहा कि आंतरिक संघर्ष भी समाज में क्या करता है, एकता लाने का काम करता है। क्यों? क्योंकि जो संघर्ष व्यक्ति के मन में जो कुंठाएं होती हैं वो कुंठाएं निकल जाती हैं, तो इससे क्या हो जाता है, तनाव से उसे मुक्ति मिल जाती है। इसलिए यह क्या है, समाज के लिए प्रकार्यात्मक है। तो इसमें बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेविस से कोजर महोदय का ये कथन है। 19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्री चिंतन में किस अवधारणा का प्रभुत्व था। तो 19वीं सदी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा विकास उस समय जो है उद्विकासी अवधारणा का हुआ था, जिसमें स्पेंसर महोदय सबसे प्रमुख रहे हैं। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये थोड़ा विवादित प्रश्न है, वर्ग निर्माण आधारित होता है।
वर्ग निर्माण के आधारित की बात करेंगे तो यह समान हितों के आधार पे भी होता है, और आयोग ने इस आंसर को सही माना था, इसे डिलीट नहीं किया, जबकि इसको डिलीट कर देना चाहिए था। कार्यों के आधार पे भी वर्ग के निर्माण होते हैं, यानी समान कार्य करने वाले व्यक्तियों का भी एक वर्ग होता है। जैसे अध्यापक का काम कर रहे हैं, श्रमिक का काम कर रहे हैं, तो एक वर्ग बनता है। तो कार्यों के आधार पे भी होता है और समान हितों के आधार पे भी होता है, तो दोनों होता है। तो इसको आयोग द्वारा डिलीट करना चाहिए था या दोनों आंसर को मानना चाहिए था, जबकि आयोग ने क्या है, सी ऑप्शन को सही माना था। तो आप लोग यदि यह प्रश्न आता है तो सी ही लगाइएगा, पर यह विवादित प्रश्न है क्योंकि दोनों ऑप्शन इसमें ये क्या है, सही है। आयोग कुछ भी कर सकता है। अगला प्रश्न है, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किसने लिखी है? सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक एक है और एक पुस्तक आती है न्यू सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। ध्यान रखिएगा, केवल एक शब्द जुड़ा हुआ है, न्यू। तो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक जो है C.W. मिल्स की है, तो ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। यह भी पूछा हुआ है न्यू सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किसकी है, तो ये आ जाएगा स्टीव फुल्लर की पुस्तक है। स्टीव फुल्लर। तो इस चीज पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, कई बार ये पूछे गए क्वेश्चन है। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पूछे तो C.W. मिल्स, न्यू सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन यहां लिख दे रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा आपका स्टीव फुल्लर की पुस्तक है। निम्नलिखित में से किसने सहसंबंध अंतर विधि का उपयोग किया है? तो विकल्प में है मैक्स वेबर, राल्फ डेहरनडार्फ, इमाइल दुर्खिम, पार्सन्स। तो सहसंबंध अंतर विधि का उपयोग जो है इमाइल दुर्खिम महोदय ने आत्महत्या के सिद्धांत में किया था। आत्महत्या के सिद्धांत में इन्होंने विभिन्न थानों से क्या है, आंकड़े इकट्ठा करते हैं। इन आंकड़ों के आधार पर इन्होंने निकाला है सहसंबंध अंतर विधि, यानी कि जहां पे एकता होती है वहां पे आत्महत्याएं कम होती हैं। जिस समाज में एकताएं, सामूहिक एकता, सॉरी एकता कहने मतलब सामूहिक एकता, और जिस समूह में सामूहिक एकता कम होती है वहां पे आत्महत्याएं ज्यादा होती हैं। जैसे इन्होंने बताया कि गांवों में आत्महत्याएं कम होती हैं, शहरों में आत्महत्याएं ज्यादा होती हैं। इसका कारण यह है कि गांव में लोग एकता, एक सामूहिक एकता ज्यादा देखने को मिलती है और शहरी क्षेत्रों में सामूहिक एकता कम देखने को मिलती है। उसी प्रकार से इन्होंने बताया कि महिलाएं जो है आत्महत्या कम करती हैं, पुरुष आत्महत्या ज्यादा करते हैं। कारण यही है कि महिलाएं आपस में ग्रुप बना करके बातचीत करके अपनी कुंठाओं को समाप्त कर लेती हैं, पुरुष जो है कुंठित होकर के आत्महत्या कर लेता है। तो इस प्रकार की अवधारणा सामूहिक एकता के माध्यम से दिया हुआ है, और सामूहिक एकता के संदर्भ में इन्होंने सहसंबंध अंतर विधि का प्रयोग किया है। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सिद्धांतवादी ने समसामयिक समाज को एक ऐसी मृतक संस्कृति बताया जिसकी मृत्यु सभी सामाजिक पृथकताओं और भेदभाव का उदाहरण है? ये पूछा हुआ है। मृतक संस्कृति यानी कि आज समसामयिक मतलब आधुनिक समय में, जिसे आजकल हम लोग उत्तर आधुनिक समाज कहा जाता है, इसे क्या बताया इन्होंने, मृतक संस्कृति के रूप में बताया है। ये किसने बताया है? विकल्प में है जीन बोल्डिलार्ड, उलरिच बेक, मिशेल फोको, जे.एफ. लियोटार्ड। तो ये जो है आपका जीन बोल्डिलार्ड महोदय ने कहा है उत्तर औद्योगिक समाज को मृतक संस्कृति, यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि ढेर सारी दुर्घटनाएं होती हैं, इस प्रकार का समाज का निर्माण हो चुका है, तो इसे उन्होंने मृतक संस्कृति के रूप में वर्णित किया है। तो यह विचार जो है जीन बोल्डिलार्ड महोदय का है, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। एक विद्वान हैं
लुंडवर्ग, इन्होंने बताया वैज्ञानिक पद्धति के कितने चरणों का उल्लेख किया हुआ है। तो इन्होंने कुल 4 प्रकार के वैज्ञानिक चरणों का उल्लेख किया हुआ है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। अब बात करें कि कौन कौन से चरण हैं ये। तो पहले की बात करेंगे, इन्होंने बताया कि कार्यकारी परिकल्पना का निर्माण कीजिए। दूसरा इन्होंने बताया तथ्यों का अवलोकन एवं लेखन। तीसरा इन्होंने बताया एकत्रित तथ्यों का अवलोकन एवं संगठन। एकत्रित तथ्यों का अवलोकन एवं संगठन। और चौथा इन्होंने बताया सामान्यीकरण या नियमों का प्रतिपादन। सामान्यीकरण अथवा नियमों का प्रतिपादन। तो ये 4 प्रकार के वैज्ञानिक चरण यानी पद्धतियों का उल्लेख जो है हमारे लुंडवर्ग महोदय ने किया हुआ है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस नियम के अनुसार परिवार की संपत्ति परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार, यानी कि पुत्र के पैदा होते ही संपत्ति में पुत्र का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। हिंदू धर्म में 2 प्रकार के संपत्ति हस्तांतरण की व्यवस्था पाई जाती है। एक तो पिता के मृत्यु के बाद मिलती है और एक जन्म लेते ही पुत्र को मिल जाती है, यानी कि पुत्र भी उत्तराधिकारी हो जाता है पिता की संपत्ति में। तो ये पूछा हुआ है कि जन्म के समय से ही पुत्र को किस संपत्ति में अधिकार मिल जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है मिताक्षरा। यानी कि जन्म के समय ही पुत्र को पिता की संपत्ति में अधिकार मिल जाता है। दूसरा भाग पूछा जाता है जिसे दाया भाग के नाम से जाना जाता है। इसमें पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र को क्या मिलेगी, संपत्ति में अधिकार मिलता है, तो उसे दाया भाग कहा जाता है। प्रश्न में पूछा है कि जन्मजात यानी जन्म से मिल जाता है, तो मिताक्षरा क्या होगा, सही होगा। सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जातियों के बीच संरचनात्मक दूरियां बनाए रखने में सहायक है। तो एक विद्वान है लुई डूमा, इन्होंने बताया था कि एक जाति की दूसरी जातियों से दूरियां, संरचनात्मक दूरियां बनी हुई हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है, पवित्रता और क्या है, प्रदूषण को इन्होंने माना था। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। लुई डूमा की एक पुस्तक है, बहुत फेमस बुक है, होमो हराइकस। इसी पुस्तक में इन्होंने पवित्रता और अपवित्रता यानी जाति से एक जाति की दूसरी जाति से दूरियां क्यों बनी हुई हैं, तो पवित्रता और अपवित्रता को, प्रदूषण को मानते हैं। अगला प्रश्न है, सेकंड लास्ट प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन में द्वंद्वात्मक उपागम यानी मार्क्सवादी उपागम का उपयोग किया हुआ है। मार्क्सवादी उपागम की बात करेंगे तो 2 ही विद्वान हैं। ये तो संरचनात्मक बात करते हैं, ये संरचनात्मक हैं। ये जो है भारतीय समाज का द्वंद्वात्मक उपागम से उपयोग करते हैं। और एक AR देसाई महोदय हैं। AR देसाई। तो भारतीय विद्वानों में 2 ही विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने मार्क्सवादी यानी द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग करके भारतीय समाज का अध्ययन करने का प्रयास किया है। एक AR देसाई महोदय हैं और एक DP मुखर्जी महोदय हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें AR देसाई विकल्प में ही नहीं है, तो DP मुखर्जी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। और ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।
टायलर नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने संस्कृति की परिभाषा दी थी। उसमें उन्होंने बताया कि संस्कृति में ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा और यौन योग्यताएं होती हैं। तो वह उन्होंने किसकी परिभाषा दिया हुआ है? मैंने पहले ही बता दिया इसको कि उन्होंने संस्कृति की परिभाषा दी है। और टायलर की यह परिभाषा संस्कृति के संदर्भ में सबसे अच्छी परिभाषा मानी जाती है। टायलर ने कुल 108 परिभाषाएं भी दी हैं। ध्यान रखिएगा, संस्कृति की 108 परिभाषाएं दी हैं। यह सबसे अच्छी परिभाषा मानी जाती है। इसमें उन्होंने बताया कि ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथाएं, परंपराएं आदि जो हैं संस्कृति के भाग मानी जाती हैं। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस प्रकार से 3 वीडियो में दोस्तों ये हमारी 70 प्रश्नों की ये जो प्रैक्टिस सेट था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर यहीं पे पूर्ण होता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। जय हिंद, जय भारत।